Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on my YouTube channel ई ज्ञान स्कूल। आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी हो, कब, कैसे और कहाँ पर हुई और किसने की है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो जो पहली डिस्कवरी है वो है हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने में जो गैस की कंडक्टिविटी है उसके ऊपर स्टडी की गई है कि किन कंडीशन में गैस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। तो उसमें दो कंडीशन है। यदि आप नॉर्मल प्रेशर पर गैस की कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो नॉर्मल प्रेशर पर गैस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, लेकिन यदि आप रिड्यूस प्रेशर को रिड्यूस कर दें तो रिड्यूस प्रेशर पर गैस में कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो दो चीज़ें हैं जिसकी स्टडी विलियम क्रूक्स ने की है, एक्सपेरिमेंट भी उन्हीं का ही है, जिसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें गैस रखते हैं वेरी लो प्रेशर पर और इस डिस्चार्ज ट्यूब को दो मेटल इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं। एक मेटल इलेक्ट्रोड आपकी ये है जिसे एनोड बोला है, दूसरी मेटल इलेक्ट्रोड आपकी ये है जो कैथोड है। ठीक, और इस पूरे सिस्टम को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है और जहाँ पर एक हाई वोल्टेज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हाई वोल्टेज लगभग 10,000 के आसपास वोल्ट का करंट इसमें अप्लाई किया जाता है और दो कंडीशन पर हम यहाँ पर गैस की कंडक्टिविटी चेक करते हैं, एक नॉर्मल प्रेशर पर और दूसरा रिड्यूस प्रेशर पर। तो उन्होंने कहा, ये आप जानते हैं कि जनरली जो गैस है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी नो दैट gases are poor conductor of electricity, poor conductor of electricity अंडर नॉर्मल प्रेशर। अगर आप नॉर्मल प्रेशर पर गैसेस क्या है, पोर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की अंडर नॉर्मल प्रेशर। ठीक, इसके अलावा अगर आप रिड्यूस प्रेशर पर बात करें तो वहाँ पर गैस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, जिसकी स्टडी विलियम क्रूक्स ने की है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है ये। तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एट reduce pressure the gas become conducting and it was studied by William Crookes in 1879। ठीक, जिस एक्सपेरिमेंट में क्या गया, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और इस डिस्चार्ज ट्यूब को दो मेटल इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के बाद इसमें उन्होंने कोई गैस ली एट वेरी लो प्रेशर। तो एंड ही performed an experiment in a discharge tube in which two metal electrodes are present, और इन इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड तो थी हमारी कैथोड और दूसरी इलेक्ट्रोड थी हमारी एनोड। इन इलेक्ट्रोड आर प्रेजेंट इन विच इलेक्ट्रोड प्रेजेंट, वन इज कैथोड and other is anode।
इलेक्ट्रोड जोड़ने के बाद उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को फिल किया और गैस को फिल करने के बाद उनके दो ऑब्जर्वेशन निकल के आए यहाँ से। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक नॉर्मल प्रेशर पर किया तो गैस में कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन जब यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक लो प्रेशर पर किया और प्रेशर भी कितना रखा 10⁻⁴ एटीएम तक रिड्यूस करा, तो जैसे ही प्रेशर को 10⁻⁴ एटीएम तक रिड्यूस किया तो कुछ इनविजिबल रेज कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ मूवमेंट करने लगी। और इन इनविजिबल रेज का पता लगाने के लिए हमने क्या करा, एनोड की तरफ एक ZNS मटेरियल की कोटिंग कर दी। उससे हुआ क्या कि जब ये रेज इस ZNS की कोटिंग से जाकर हिट करेंगी तो यहाँ पर ग्लो या चमक उत्पन्न होगी, जिससे हमें पता चला कि कुछ रेज कैथोड की तरफ से कहाँ जा रही हैं, एनोड की तरफ, और बाद में इन्हीं रेज को क्या कहा गया, कैथोड रेज। ठीक, तो आगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब a gas are filled under two observation। पहली ऑब्जर्वेशन थी at normal pressure nothing is observed even by applying high voltage। मतलब क्या है इस बात का, उन्होंने कहा कि जब प्रेशर नॉर्मल था तो आप इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कितनी ही वोल्टेज का करंट फ्लो करने पर भी कोई भी चेंज गैस के अंदर नहीं आएगा। लेकिन यदि हम सेकंड कंडीशन लें यहाँ पर, तो सेकंड कंडीशन में क्या है कि जब हम इस ट्यूब के अंदर प्रेशर को रिड्यूस कर दें तो प्रेशर रिड्यूस करने से रेज जनरेट होंगी जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगी, और इन्हीं रेज को क्या बोल दिया जाएगा, कैथोड रेज। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑब्जर्वेशन था हमारा कि यदि हम प्रेशर रिड्यूस कर दें अप टू 10⁻⁴, तो उसमें क्या होगा कि गैस में कोई ना कोई चेंज आएगा, क्योंकि गैस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो सेकंड जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था यहाँ पर कि एट रिड्यूस प्रेशर अप टू रिड्यूस प्रेशर हमने कर दिया अप टू 10⁻⁴ एटीएम, सम इनविजिबल रेज आर ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड and these rays are known as कैथोड रेज। इन रेज को क्या कहा गया, कैथोड। जो कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस हुई, ये कैथोड की तरफ से किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ। इन्हीं रेज को क्या बोला गया, कैथोड रेज। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैथोड रेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमें कैथोड रेज के बारे में पढ़ना है। तो अब बात करेंगे हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो कैथोड रेज है वो कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ से एनोड की तरफ मूव करती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जो कैथोड रेज हैं
ये इनविजिबल रेज है, लेकिन जैसे ही किसी फ्लोरिसेंट मटेरियल से जाकर टकराती हैं, हिट करती हैं, तो वहाँ पर जाकर ये ग्लो या चमक उत्पन्न करती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो पहली क्या है कि दीज रेज आर जनरेट फ्रॉम द कैथोड electrode and moved towards एनोड। कैथोड से निकलकर किसकी तरफ मूव करेंगी? एनोड की। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो कैथोड रेज हैं वो इनविजिबल रेज है, लेकिन जैसे ही किसी फ्लोरिसेंट मटेरियल से जाकर हिट करेंगी तो वहाँ पर वो चमक उत्पन्न करेंगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं हम इसे कि दीज रेज आर इनविजिबल रेज and produce glow when we hit to the fluorescent material like जिंक सल्फाइड ZnS। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जो कैथोड रेज है वो जिगजैग मोशन ना करके एक स्ट्रेट मोशन होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है। मोशन कैसी होगी इनकी? बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर आप कि दीज रेज आर ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की कि कैथोड रेज के पाथ में या मार्ग में यदि आप कोई स्मॉल पैडल व्हील रख दें, हल्का पहिया रख दें, तो उसमें मूवमेंट जनरेट कर देती है। इस प्रॉपर्टी को कैथोड रेज की मैकेनिकल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी कि दीज रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट दैट इज इट कैन रोटेट। अगर आप कोई हल्का स्मॉल पहिया रख दें तो उसमें उसे रोटेट कर देती हैं। इट कैन रोटेट स्मॉल पैडल व्हील। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मैकेनिकल इफेक्ट बोला जाता है कैथोड रेज का। अगर आप फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो कैथोड रेज को यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्टेड हो जाती है, उनकी तरफ मुड़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ना ये शो करता है कि जो कैथोड रेज हैं उन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि इन मैग्नेटिक फील्ड these rays are deflected towards positive plate. It means that इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ना ये शो करता है कि जो कैथोड रेज है इन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं कि इट मीन दैट दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक। इसके अलावा अगर हम सिक्स प्रॉपर्टी की बात करें
तो 6 प्रॉपर्टी ये है कि जो कैथोड रेज हैं वो निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, निगेटिव और स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और इन्हीं निगेटिव और स्मॉल पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। तो इलेक्ट्रॉन की नेमिंग करने वाले कौन थे, जे थॉमसन, और एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किया था विलियम क्रूक्स ने। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 पॉइंट में कि जो कैथोड रेज हैं स्मॉल और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, और इन्हीं की नेमिंग, इन्हीं स्मॉल और निगेटिव चार्ज पार्टिकल को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बोला। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दीज रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्मॉल एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल and these particle are known as electron। तो प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की, पहली ये है कि कैथोड की तरफ से मूवमेंट स्टार्ट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इनविजिबल है। तो कैसे पता चलता है, जैसे ही फ्लोरिसेंट मटेरियल से जाकर टकराती है वैसे चमक उत्पन्न होती है, तो पता चलता है कि जो ये रेज है वो कैथोड की तरफ से कहाँ जा रही है, एनोड की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, जिगजैग मोशन नहीं होता। फोर्थ प्रॉपर्टी मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप कोई स्मॉल पैडल व्हील रखें तो इनके पाथ में, मार्ग में, तो क्या होगा, उसमें मूवमेंट जनरेट कर देंगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो जो कैथोड रेज हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, जो शो करता है कि जो कैथोड रेज हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और इन्हीं निगेटिव चार्ज पार्टिकल को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, इसके बाद जे थॉमसन ने कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू दी थी, जो वैल्यू थी हमारी 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। उससे दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर, जो E/m वैल्यू दी थी जे थॉमसन ने, उससे एक तो इलेक्ट्रॉन का मास की कैलकुलेट करेंगे हम। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट था मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट, उससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आया वो था 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो जे थॉमसन थे, जे थॉमसन गिव्स द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम E/m वैल्यू भी बोलते हैं, और वो वैल्यू थी E/m 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। इसके बाद जब वैल्यू E/m वैल्यू हमारे पास आई तो मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैलकुलेट किया, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज कैलकुलेट होकर आया उसकी वैल्यू थी 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाय मिलिकन्स ऑयल्स एक्सपेरिमेंट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन was calculated and this value is equal to the 1.6 × 10⁻19 कूलम। जो चार्ज कैलकुलेट होकर आया
वो था हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ से क्या है कि हमें एक तो E/m वैल्यू दी हुई है और हमारे पास जो चार्ज है मतलब E की वैल्यू आ गई आपके पास, तो हम इन दोनों की हेल्प लेके हम यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप हमें पता है कि जो E/m है वो है हमारा 1.76 इंटू 10⁻11। तो यहाँ से क्या होगा, हम E की वैल्यू रख देते हैं तो m की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो E की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन m, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 1.76 इंटू 10⁻11। तो जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने के बाद जो m की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगी वो होगी हमारी 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ से दो चीज़ें पता चल गई हमें, एक तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा और इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होगा। तो दोनों चीज़ें कैलकुलेट होने के बाद हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन की को एक इंट्रोड्यूस किया एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है और उस पर कितना मास होता है और कितना इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हो सकता है, उसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन दी जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन को ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर देता है कि इलेक्ट्रॉन है क्या, उस पर चार्ज कितना, उस पर मास कितना है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ठीक है। दूसरी बात, चार्ज इस पर 1 यूनिट चार्ज है, वो भी माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसका जो मास है वो हाइड्रोजन एटम के मास के 1/1837 पार्ट के इक्वल होता है। तो इंट्रोड्यूस करें अगर हम, तो इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज़ अ fundamental particle which carry 1 unit negative charge, 1 unit negative charge, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज था इसकी वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, which is the 1/187th part of the hydrogen atom, तो ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आज हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस की है कि एक्सपेरिमेंट में क्या स्टडी किया था विलियम कुक्स ने, और उसके बाद विलियम कुक्स ने बताया कि जो रेज थी वो कैथोड रेज थी, और इन कैथोड रेज को जो नेमिंग दी वो थे जे थॉमसन। इसके अलावा जे थॉमसन ने यह भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू रहती है, वो भी लिख लें, जो इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू है वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। अगर हाइड्रोजन गैस है तब भी इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg होगी। हाइड्रोजन की जगह अगर आप कोई अदर गैस लेते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द E/m वैल्यू फॉर कैथोड रेज या फॉर इलेक्ट्रॉन, E/m वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन does not depend upon the nature of gas, so its value fixed for इलेक्ट्रॉन। तो आज के लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया है। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस टाइप से हुई है, या डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज किस टाइप से हमने की है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।